हेलो माय एनीमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ। द रीजन इज सिंपल कि मैं थोड़ी सी बिजी थी, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी कंसिस्टेंट फॉर 1000% श्योर और लगातार हर दिन मेरी वीडियोस आने वाली है। सो वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर बीइंग द मोस्ट इनकंसिस्टेंट यूट्यूबर। ओके, सो कीपिंग इट असाइड, आते हैं हम आज की वीडियो में, जिसमें मैं शुरुआत करने वाली हूँ एक न्यू सीरीज की, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे सीरीज है। वैसे तो मेरी बहुत सारी फेवरेट एनिमे सीरीज है फेवरेट, बट दिस वन इज रियली क्लोज टू माय हार्ट। सो बिना किसी देरी के चलते हैं एक न्यू एनिमे एडवेंचर की तरफ, डेमन स्लेयर के साथ। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स नो कि ये सीरीज किस बारे में है। सो अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट इट। डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा रिलीज हुई थी 6 अप्रैल 2019 में एंड इसके अभी तक 3 सीजन्स आ चुके हैं। अगर इसके नाम के टाइटल की बात करें तो डेमन स्लेयर से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि डेमन यानी कि राक्षस और स्लेयर यानी कि उसको मारने वाला, एंड किमी का मीनिंग होता है डेमन किलिंग स्वॉर्ड, यानी यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी तलवार की बात हो रही है। सो शुरू करते हैं एक एक एपिसोड के साथ इस पूरी सीरीज को समझने के लिए। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद सीजन 1 एपिसोड 1, जिसका नाम है क्रूएलिटी। एपिसोड 1 की ओपनिंग बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का बहुत ही तेजी से भागते हुए पूरे स्नो में जाता है, जहाँ पर उसने कंधे पर एक लड़की को उठाया होता है जो खुद भी फुल्ली ब्लड से कवर्ड होती है, एंड वी कैन सी कि वो लड़की पूरी अनकॉन्शियस होती है। सीन स्किप होता है, देन हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली जो होती है कोमाडो फैमिली। एंड मैं आप लोगों को कमाडो फैमिली की थोड़ी सी हिस्ट्री डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को कोई डाउट ना हो। कमाडो फैमिली में तांजिरो कमाडो और उसकी वाइफ काई कमाडो रहते थे, जिनके इन टोटल 6 बच्चे थे। तांजिरो कमाडो कोयला बेचकर अपने परिवार का पेट भरा करता था, जिसकी बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ काय कमाडो बाकी के सारे बच्चों को संभालती है। अगर हम काय कमाडो की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा स्वीट, लविंग, पोलाइट, अपनी फैमिली की केयर करने वाली औरत थी। सो मैं अभी इन सीक्वेंस कमाडो फैमिली के 6 बच्चों के नाम रीड आउट करने वाली हूँ। सबसे पहले था तांजिरो, देन थी नेजुको, देन थी हानाको, देन था शिगेरू, एंड सबसे छोटा बच्चा था रुकोटा। अगर हम उस ओपनिंग ड्रामेटिक सीन की तरफ चले तो अभी जिस फैमिली का इंट्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सीन में लड़का था वो था तांजिरो, एंड उसके पीठ में जो लड़की जिसका ब्लड निकल रहा था वो थी नेजुको। जहाँ पर कमाडो फैमिली रहा करती थी, अगर हम उस विलेज की बात करें तो वो पूरा विलेज बर्फ से ढका हुआ था, क्योंकि वो विंटर का समय था। तांजिरो की मदर उससे कहती है कि इतनी सर्दी में तुम्हें कोयला बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में वो रहा करते थे, सर्दी के वक्त वहाँ पे बहुत ही तेज तूफान आया करता था, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन तांजिरो अपनी मॉम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस न्यू ईयर में मैं अपनी पूरी फैमिली का पेट भर सकूँ, इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि इतनी आंधी तूफान में भी मैं जाकर कोयला बेचूं, ताकि मेरा परिवार न्यू ईयर में अच्छे से खाना खा सके। और इसके साथ ही तांजिरो के छोटे भाई बहन वहां आ जाते हैं और कहते हैं, भैया अपने साथ हमें भी शहर लेके चलो। तांजिरो उन्हें बड़े प्यार से समझाता है कि इतनी सर्दी में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं और तुम बहुत धीरे चलोगे, जिसकी वजह से हमें लेट हो सकती है। लेकिन टेंशन मत लो, आते वक्त मैं तुम्हारे लिए पक्का कुछ लेकर आऊंगा। एंड अगर आप लोग इस चीज को अपनी रियल लाइफ के साथ कंपेयर करके देखें तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप अपने बड़े भाई बहन से जरूर कहते होंगे कि अपने साथ हमें घुमा कर लेकर जाएं, और अगर हाँ आप ऐसा कुछ कहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसके बाद तांजिरो अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर शहर की तरफ निकल जाता है। शहर पहुंचकर तांजिरो अपना कोयला बेचना शुरू करता है, और इस सीन में हम एक और चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि तांजिरो का नेचर भी बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग था। वैसे तो वो कोयला बेचता था, लेकिन साथ ही साथ लोगों के छोटे मोटे कामों में भी मदद कर देता था। थोड़ी देर में एक लड़का तांजिरो के पास रोते हुए आता है और कहता है कि उसके मालिक उस पर प्लेट तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। तब तांजिरो उस टूटी हुई प्लेट को सूंघकर ये पता लगा देता है कि ये प्लेट उसने नहीं तोड़ा, बल्कि एक कैट ने तोड़ा है। सो इस इंसिडेंट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तांजिरो के पास एक सुपर पावर थी।
उसकी नाक की स्मेलिंग पावर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, जिससे वो दूर से ही सूंघकर बता सकता था कि वहाँ पर क्या चीज है, और वो उन चीजों को भी सूंघकर बता सकता था कि अगर उस चीज को किसी ने टच किया है। तांजिरो सारा चारकोल बेचने के बाद वापस अपने गांव की तरफ जा रहा था। सारा दिन चारकोल बेचने की वजह से उसे अपने घर की तरफ जाते जाते शाम हो जाती है। तब तांजिरो को एक गांव वाला मिलता है जो तांजिरो से कहता है कि इतनी रात में जंगल में चलना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम एक काम करो, आज रात मेरे घर पर रुक जाओ और कल सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाना। उसके घर पर जाकर तांजिरो वहाँ पर डिनर करता है। तब डिनर करते करते वो गांव वाला तांजिरो को बहुत ही वियर्ड चीजें बताता है। इस गांव में बहुत सालों से ब्लड सकिंग डेमन्स घूमा करते थे जो इंसानों का खून पीते थे। तब तांजिरो पूछता है कि अगर वो डेमन इन गांव में घूमा करते हैं तो क्या वो लोगों को घर पर जाकर भी मार डालते हैं। तब विलेजर उसे बहुत प्यार से कहता है कि हाँ, वो डेमन भी घर में घुसकर लोगों को मार डालते हैं। तांजिरो कहता है अगर वो डेमन्स घर पे घुसकर भी लोगों को मार डालते हैं तो अब तक इस गांव में तो सबको मर जाना चाहिए था, तो फिर अभी तक गांव में इतने सारे लोग कैसे बचे हुए हैं। तब इसके बाद वो विलेजर तांजिरो से कहता है इस गांव में बहुत ही साल से हमारी रक्षा करने के लिए डेमन स्लेयर्स हैं। ये डेमन हंटर्स बहुत ही समय से हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें इन डेमन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि हम रात में अकेले ना घूमें। उस विलेजर की बात सुनने के बाद तांजिरो के मन में डेफिनेटली एक डाउट रह जाता है। वो ये सोचता है कि वो इतने टाइम से इस गांव में रह रहा है लेकिन उसने आज तक ये डेमन तो नहीं देखा। ये पक्का गांव वालों के बीच में फैलने वाली कोई अफवाह होगी। लेकिन फिर वो बचपन में अपना एक इंसिडेंट याद करता है जहाँ पर उसकी दादी भी उसे बचपन में कुछ इसी तरह की डेमन की कहानियाँ सुनाया करती थी। तांजिरो को इस बात पर यकीन तो नहीं होता और वो ये सोचता है कि ये पक्का बहुत टाइम से अपनी फैमिली के बिना रह रहा है, इसलिए इस तरीके की बचकानी बातें कर रहा है। अगली बार मैं दोबारा आऊंगा शहर में तो अपने साथ अपने छोटे भाई बहन को लाऊंगा, जिससे इस गांव वाले का मन बहल जाएगा। सो इस चीज से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तांजिरो कितना ज्यादा अच्छा था और वो बहुत ही पॉजिटिव था एंड तांजिरो बहुत ही ज्यादा लोगों की केयर किया करता था। सुबह होते के साथ तांजिरो अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन चलते चलते उसे दूर से ही ब्लड की स्मेल आने लगती है, तो वो तेजी से भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। जब तांजिरो अपने घर पहुंचता है, वो अपने घर का नज़ारा देखकर बहुत चौंक जाता है। उसके पूरे घर में खून यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। उसकी माँ के साथ बाकी के उसके भाई बहन भी जमीन पर खून से लथपथ गिरे हुए थे। वो एक एक कर अपने भाई बहनों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो यह महसूस कर चुका था कि उसके भाई बहन और उसकी माँ मर चुकी हैं। लेकिन जब वो नेजुको के पास जाता है तब नेजुको की सांस चल रही थी। तो वो ये सोचता है कि पूरा परिवार तो नहीं, लेकिन जो उसकी एक बहन बची है वो उसे ले जाकर ठीक कर सकता है। तब तांजिरो अपनी पीठ पर नेजुको को बैठाकर जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। जब तांजिरो नेजुको को डॉक्टर के पास ले जा रहा था तब उसके दिमाग में कई तरह की चीजें चल रही थी कि आखिर उसके परिवार के साथ ये सब किसने किया। क्या वो कोई जंगली जानवर था या कोई भालू था। इसी ख्याल में भागते भागते तांजिरो का पैर स्नो में फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसकी पीठ से नेजुको भी फिसल कर गिर जाती है और वो नेजुको को यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन उसे नेजुको नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर नेजुको को ढूंढने के बाद उसे नेजुको पेड़ के पास खड़ी मिलती है एंड नेजुको बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी। अगर हम नेजुको की लुक्स की बात करें तो नेजुको बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की थी, लेकिन उस समय नेजुको बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। नेजुको अब बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। उसके लंबे लंबे 2 दांत दिख रहे थे। उसकी आंखों का रंग भी चेंज हो चुका था। का जो साइज था बॉडी का वो भी चेंज हो चुका था और नेजुको पहले से और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। और इसके साथ ही नेजुको अपने भाई तांजिरो पर अटैक कर देती है। अब वो पहले वाली नेजुको नहीं रही, वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। जब तांजिरो नेजुको के साथ लड़ रहा था तब उसके दिमाग में फिर से बहुत सारी चीजें चल रही थी। उसे उस गांव की पिछली बातें याद आने लगती है जो उसने डेमन्स के बारे में बताई थी और वो अपने सामने ही अपनी बहन को एक डेमन के रूप में देख सकता है। तांजिरो ये सोचता है कि कहीं नेजुको ने तो उसकी पूरी फैमिली को नहीं मार डाला।
लेकिन फिर तांजीरो अपने माइंड को कंट्रोल करता है और सोचता है कि बचपन से नाजुको बहुत ही प्यारी लड़की थी, वो बचपन में तो मॉन्स्टर नहीं थी। और जैसा मैंने पहले बताया था कि तांजीरो की नाक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी और जब वो नाजुको के साथ लड़ रहा था तो उसे नाजुको में से अपनी बहन वाली खुशबू नहीं आती, बल्कि एक अलग सी स्मेल आती है, जिससे वो यह अंदाजा लगा लेता है कि पक्का उसकी बहन नहीं कोई और ही है, जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला और जिसकी वजह से नाजुको का ये हाल है। तांजीरो नाजुको को आवाज लगाता है, जिसकी वजह से नाजुको जो मॉन्स्टर बन चुकी थी उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन तभी एक शख्स की एंट्री होती है जो तांजीरो को नाजुको से बचाने आता है। उसके एक हाथ में तलवार होता है जिस पर लिखा होता है डिस्ट्रॉयड डेमन्स। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एक डेमन स्लेयर था जो तांजीरो को बचाने आया था। लेकिन तांजीरो उससे कहता है नाजुको को मत मारो, वो उसकी बहन है। नाजुको ने किसी को नहीं मारा, जिसने उसके परिवार को मारा है वो कोई और है, क्योंकि जब मैं घर पर गया था वहाँ पे किसी और की भी स्मेल आ रही थी, उसी ने मेरी फैमिली को मारा होगा। तब वो डेमन स्लेयर तांजीरो को बताता है कि नाजुको के घाव डेमन के ब्लड के कांटेक्ट में आ गए, जिसकी वजह से नाजुको भी उनमें से एक बन चुकी है। नाजुको को मुझे मारना होगा, नहीं तो ये दूसरों को भी काट के खा जाएगी और दूसरे भी डेमन बन जाएंगे। तांजीरो उससे बहुत विनती करता है कि वो नाजुको को जाने दे, अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा। वो नाजुको को कैसे भी ठीक कर देगा, बस नाजुको को उससे अलग मत करना। तब वो डेमन स्लेयर गुस्से में तांजीरो से कहता है कि तुम्हें कभी किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए, ये कमजोरों की निशानी होती है, तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए। यहाँ पर वो ये सब तांजीरो को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी जानता था परिवार को खोने का गम क्या होता है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता था कि एक बार अगर कोई डेमन बन जाए तो वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता। इसीलिए वो तलवार उठाकर नाजुको को मारने लगता है, लेकिन तभी तांजीरो उठकर नाजुको को बचाने के लिए स्लेयर पर हमला कर देता है, लेकिन स्लेयर तांजीरो को बेहोश कर देता है। ये देखकर नाजुको भी उठकर अपने भाई को बचाने लगती है। ये नजारा देखकर स्लेयर का मन पिघल जाता है। उसे यह एहसास होता है कि अगर ये नाजुको सच में डेमन होती तो उसे भूख लगती, जिसकी वजह से वो अपने भाई को भी खा जाती, लेकिन वो तो अपने भाई को बचा रही है। इसीलिए वो नाजुको और तांजीरो दोनों को छोड़ देता है। तांजीरो को जब होश आता है तब वो देखता है नाजुको के मुंह पर स्लेयर ने एक बैम्बू का टुकड़ा बांध दिया था। डेमन स्लेयर तांजीरो से कहता है तुम नाजुको को लेकर माउंट सागिरी जाओ, वहाँ पर तुमको एक ओल्ड मैन मिलेगा, उससे कहना कि तुम्हें गियो तोमिका ने भेजा है। गियो जाने से पहले एक आखिरी बात कहकर जाता है कि नाजुको को सनलाइट से एक्सपोज मत होने देना। एपिसोड के एंड में नाजुको को भी होश आ जाता है। तांजीरो और नाजुको दोनों मिलकर अपनी मॉम और भाई बहन को दफना देते हैं और साथ में माउंट सागिरी की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको डेमन स्लेयर के और भी एपिसोड्स देखने हैं देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।